हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। बड़े भाई साहब ने बहुत डांट लगा दी, घमंड ना करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे दिए। आप कंटिन्यू पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 वीडियो आपने देख लिए होंगे बड़े भाई साहब के, छोटे छोटे पार्ट में आपने देखे। अब देखते हैं कि आखिर छोटा भाई क्या कहने वाला है, बोलेगा या मन ही मन में कुड़कुड़ करेगा। तो देखते हैं हम बड़े भाई साहब का अगला पार्ट 3 हिंदी स्पर्श क्लास 10 पार्ट 8। फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। फिर इम्तहान हुआ, फिर परीक्षा हुई, वो फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे मैं दर्जे में फिर अव्वल आ गया। मुझे खुद पर बड़ा अचरज हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो गया। भाई साहब ने प्राणांतक मतलब बिल्कुल प्राणों के अंत तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, रट लिया। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से मतलब सुबह से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। चेहरे की सारी जो चमक थी, ग्लो था, सब चला गया। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को शायद इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात को कौन टाले। वो तो ये होना था तो हो गया। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मतलब अब पहले जहाँ 5वीं 9वीं का अंतर था, अब केवल 1 क्लास का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं तो उनके बराबर हो जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे, फिर तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर भाई मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से पास हो जाता हूँ। कुछ तो उनकी बातें असर करती होंगी मुझ पर। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें अब नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मतलब मेरी स्वतंत्रता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हो गई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मतलब ऐसा उसे लगने लगा कि कम पढ़ने पर भी पास हो जाता हूं तो बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा। मेरी तकदीर तो बड़ी बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ता था, अब वह भी बंद हो गया, क्योंकि भाई साहब ने डांटना बंद कर दिया। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट हो गया, सारा समय पतंगबाजी में। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। एक लिहाज, एक संकोच, एक मर्यादा थी। उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता, मांझा देना, कन्ने को बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। चुपचाप मैं ये सब तैयारी करता रहता। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देता चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया। मतलब मैं नहीं ये दिखाना चाहता था कि आप मुझे डांट नहीं रहे तो अब मुझे कोई डर नहीं, ऐसा वो दिखाना नहीं चाह रहा था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने, मतलब पतंग लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था, मतलब वो पतंग की ओर था जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। गिरने वाली थी वो पतंग, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए स्वागत करने को तैयार थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ दौड़ते जा रहे थे जहाँ जो कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ड्रम है, ना गाड़ियाँ, कुछ भी नहीं, सब लगातार दौड़ रहे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। आसमान में देख के दौड़ता जा रहा भाई साहब से टकरा गया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से, थोड़ी तेज भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए, मतलब ये जो बाजारी लौंडे थे, जो ये बाजारी आवारा बच्चे हैं, उनके साथ धेले मतलब एक पैसे के पतंग के लिए तुम दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो, मतलब अब कोई छोटी क्लास में नहीं हो, तुम 8वीं में हो,
और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे हो तुम अब। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना है, अब हमें देखना है अच्छा बुरा। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैंने कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले लीडर हो जाते हैं, समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर बहुत दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। मतलब तुम हो जो भी हो, लेकिन अपना आत्मसम्मान तो होना चाहिए। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और मैं परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे ही साथ हो जाओगे। शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, वो तो बना रहेगा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तुमसे ज़्यादा जो तजुर्बा है, उसकी बराबरी तुम नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ, ये सारी उपाधियाँ ही क्यों ना ग्रहण कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती है। केवल किताबी कीड़ा होना, केवल पास होते जाना, ये बिल्कुल सही बात है। अनुभव भी कुछ कहता है। आपको अपने जीवन के अनुभव से आगे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, वो कह रही हमारी जो माँ है उनने कोई क्लास नहीं पढ़ी। दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात में ही आगे नहीं गए, मतलब जो पिताजी हैं वो उनने भी इतना ही पढ़ा। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या ही क्यों ना पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो हमें हमेशा डांटेंगे, भले ही हम बहुत कुछ पढ़ लें और उन्होंने कुछ ना पढ़ा हो। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे भले हमारे माँ बाप को मालूम ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे बहुत अधिक है, और वो अधिक रहेगा ही। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, मतलब ईश्वर ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, तो तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा, मतलब दादा को खबर देने के सिवा और कुछ नहीं सूझेगा तुमको। लेकिन तुम्हारी जगह यदि दादा मतलब पिताजी हों, तो वो किसी को तार नहीं देंगे, किसी को खबर नहीं देंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे, ना बेहोश होंगे। पहले खुद मरज को पहचान कर, मतलब क्या तकलीफ है इसको जानकर इलाज करेंगे। उसमें सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि कितना भी आप पढ़ने में तेज हो जाओ, कितने भी होशियार हो जाओ, आप कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लो, लेकिन जो आपसे उम्र में बड़े हैं वो हमेशा बड़े ही रहेंगे। जो उनको दुनिया का अनुभव है वो अनुभव ही रहेगा। भले आपके माता पिता को आज अंग्रेजी नहीं आती, उन्हें साइंस की कोई बात नहीं आती, वो आपको पढ़ा नहीं पाते, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपसे छोटे हो गए। वो आपके माँ बाप ही रहेंगे, वो आपको दुनियादारी समझाएंगे ही। केवल पढ़ने से, केवल उसका ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। जब कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आपका किताबी ज्ञान भी कुछ नहीं कर पाता, आप घबरा जाते हो, उन्हीं माँ बाप को पूछते हो जिन्होंने शायद कम पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन आपके बीमार होने पर वो सारे इलाज करते हैं वो जिनका उन्हें तजुर्बा होता है। उन्हें सारे बजट का ज्ञान होता है, कितना खर्चा करना है और कितना नहीं। तो वही वो बच्चा अपने छोटे भाई को समझा रहा है। कुटुंब का पालन पोषण किया पिताजी ने, सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एक और उदाहरण देता है वो भाई। MA है कि नहीं, यहाँ के MA है कि नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन
उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने अपने हाथों में प्रबंध लिया घर का, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, यह गुरूर या घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे पास आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह पर नहीं चलोगे। मैं तुम्हें देखता रहूँगा, डांटता रहूँगा। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर फिर उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, अपने छोटेपन का ज्ञान हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल मतलब नेत्रों आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार भी है। हरगिज मैं आपसे बड़ा होने का कभी नहीं कहूँगा, आपको सब कुछ अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, ये कन कौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है कि मैं खुद गलत ना जाऊं तो तुम्हें टोक पाऊं। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो कई बार बड़े भी हमारे साथ बचपना करने लगते हैं, वो भी खेलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने जो अनुभव से बातें सीखी हैं, उस अनुभव को तुम भी अपने जीवन में लाओ और उन बातों को सुनो। जहाँ मौज मस्ती का समय होगा हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन जहाँ संभलने का समय है वहाँ संभलना चाहिए। तो पाठ में बड़े भाई साहब भले ही फेल होते गए हों, पर यहाँ बताया गया है कि जो हमसे बड़े हैं उन्हें ज़िंदगी का अनुभव बहुत अधिक होता है। उनकी बात को हमेशा सर आँखों पर रखो और बात भी माननी चाहिए। केवल पढ़ना लिखना, केवल किताबी ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, सामाजिक ज्ञान होना, समाज की परिस्थितियों का ज्ञान होना, ये भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर पाठ जो है वो 3 पार्ट में आपने 2 वीडियो देखे, तीसरा पार्ट आज बना दिया। यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ, पढ़ना समझना समाप्त हुआ, कहानी हमने समझ ली, बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं बहुत मज़े भी आए और कहीं बहुत भावनात्मक था कि कुछ सजल नेत्र भी हुए होंगे या कुछ मन हुआ होगा कि हाँ सही बात है, बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर पाठ ने हमें ये सिखा दिया है। अब जो अगला वीडियो आएगा वो इसके अभ्यास का आएगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तब जाके हमारा बड़े भाई साहब पाठ पूर्ण होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच।